हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे CR 145। CR 145 क्या है? CR 145 है जितनी भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस है या जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एयरक्राफ्ट का एंड कंपोनेंट का मेंटेनेंस कैरी आउट करते हैं, उसके अप्रूवल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, दैट रिक्वायरमेंट्स आर गिवन एंड स्पेसिफाइड इन CR 145। मीन्स CR 145 इज फॉर द अप्रूवल ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। सपोज अगर आपको मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है जो कि एयरक्राफ्ट का एंड उसके कंपोनेंट का मेंटेनेंस कैरी आउट करता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्टाफ लगेगा, क्या फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट कितने, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडिटी कितनी रहेगी, किस पे डिपेंड रहेगी, तो ये सब रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की है CR 145। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं CR 145 का। अभी जो रूल्स एप्लीकेबल है CR 145 के लिए, वो तीन रूल्स एप्लीकेबल है। पहला है CR 145 के लिए जो रूल्स है वो है रूल नंबर 133A, दूसरा 133B एंड थर्ड वन इज द 133C। रूल नंबर 133A इज द डायरेक्शंस इशूड बाय DG। मीन्स कोई भी CR, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 एयरवर्दीनेस में जितने भी CR है वो CR इसी रूल के अंडर इशूड है। तो हम बोल सकते हैं कि CR 145 इज इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 133A ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। उसके बाद में रूल नंबर 133B, दैट इज द अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड रूल नंबर 133C, दैट इज द फीस required for the approval of the organizations. So rule number 133A के accordingly अकॉर्डिंगली जो हमारा CR 145 है वो इशू हुआ है। उसके बाद में रूल 133B जो है वो है ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इन द मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट दैट शैल बी अप्रूव्ड। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है वो ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 133B। और उसके बाद में लास्ट जो रूल है दैट इज 133C। मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड है वो फीस के बारे में किसमें बताया? रूल नंबर 133C में बताया है। इसके बाद अभी CR 145 जो है इनिशियली कब इंट्रोड्यूस हुआ था? CR 145 इशू 1 रिवीजन 0 वो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था 26 जनवरी 2005, and it is initially introduced to harmonize with the international requirement that which was primarily based on the EASA Part 145 regulation। तो इनिशियली जो हमारा CR 145 है ये 26 जनवरी 2005 को इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद में इशू 2 जो आया वो आया 8 अक्टूबर 2013, अगेन to harmonize the latest revision of EASA Part 145 and SARI 145, SARI 145 revision 1, दैट इज 15 नवंबर 2012। अब इसके बाद में ये जो लास्ट इशू आया है वो है इशू 2 रिवीजन 5, दैट इज द लास्ट रिवीजन, लास्ट इशू जो आया है CR 145 में। दैट रिवीजन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 जून 2021, दैट इज इशू 2 रिवीजन 5। और रूल नंबर 133B एंड 133A हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके बाद ये इंडेक्स है दैट इज फ्रॉम CR 145A1 से लेके जो 95 तक है CR 145A95 यहाँ तक इंडेक्स है। हम जो अभी जितने भी वीडियोस बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे CR 145 की, उसमें भी हम टॉपिक वाइज बनाएंगे। अभी जो हमारा पहला है दैट इज CR 145.1, दैट इज द जनरल। आज हम ये देखेंगे एंड अप्लीकेबिलिटी एंड इफेक्टिविटी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्कोप, ऐसे करके हम लोग एक एक टॉपिक खत्म कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो DG से है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में वो अप्रूवल लेना चाहते हैं या फिर इंडिया के बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, आउट ऑफ इंडिया है, एनी अदर कंट्री दैन द इंडिया है, या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, तो उसके लिए CR 145 के अप्रूवल के लिए उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DG से हो गई। अब देखते हैं अप्लीकेबिलिटी एंड इफेक्टिविटी ऑफ द CR 145। तो CR 145 किसके लिए अप्लीकेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल CR 145 इज अप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस। ओके, इसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन मेंटेनेंस किसका? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस कैरिड आउट द मेंटेनेंस ऑफ द
complex motor powered aircraft or aircraft which are used for the commercial air transport. Means CR-145 उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लीकेबल है जो ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैरी आउट करते या फिर कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट में जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उनका मेंटेनेंस कैरी आउट करते, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए CR-145 अप्लीकेबल है। और इसी के साथ में वो कंपोनेंट जो कंपोनेंट आपके कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट में एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उनके कंपोनेंट या फिर कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में जो कंपोनेंट इंस्टॉल्ड है उनका मेंटेनेंस कैरी आउट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी CR-145 अप्लीकेबल है। ओके अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। ओके तो सबसे पहली डेफिनेशन है लार्ज एयरक्राफ्ट। लार्ज एयरक्राफ्ट मीन्स एन एयरक्राफ्ट classified as an aeroplane with maximum takeoff mass more than 5700 kg और मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर। लार्ज एयरक्राफ्ट मीन्स क्या है कि कोई भी एयरक्राफ्ट एन एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट ओके क्लासिफाइड है। अभी क्या क्या है लार्ज एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई किया है, तो एयरक्राफ्ट जिसको क्लासिफाई किया है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर में, लेकिन एरोप्लेन की केस में जिस एरोप्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 केजी से ज़्यादा है उस एरोप्लेन को हम लार्ज एयरक्राफ्ट बोलते हैं। और उस हेलीकॉप्टर को जो मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें दो से ज़्यादा या इंजन लगे हुए इंजन इंस्टॉल्ड है उससे हम कहते हैं लार्ज एयरक्राफ्ट। मीन्स एन एयरक्राफ्ट classified as an aeroplane or helicopter. In case of the aeroplanes having maximum takeoff mass more than 5700 kg, and in case of the helicopter, if that helicopter is a multi-engine helicopter, then that will be classified as the large aircraft. ओके आफ्टर दैट द सर्टिफाइंग स्टाफ मीन्स कोई भी पर्सन जो मेंटेनेंस कैरी आउट करने के बाद में चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या कंपोनेंट हो उसका मेंटेनेंस कैरी आउट करने के बाद में उसको रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को हम बोलते हैं सर्टिफाइंग स्टाफ। सर्टिफाइंग स्टाफ इज अ person responsible for the release of an aircraft or a component after maintenance. Means after carrying out the maintenance, the person which is responsible to issue the CRS or for the signing of the aircraft, or who issues the CRS which is the responsible for the release of the aircraft और component, उस पर्सन को हम बोलते हैं सर्टिफाइंग स्टाफ। उसके बाद में मेंटेनेंस की डेफिनेशन में बोला गया है कि जितने भी पॉइंट दिए हुए फॉर एग्जांपल ओवरऑल है, रिपेयर है, रिसर्टिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन है, इंस्पेक्शन है, रिप्लेसमेंट है, ये इसमें से कोई भी एक पॉइंट या फिर इसका कॉम्बिनेशन, मतलब इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट साथ में हो रहा है या फिर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर साथ में हो सकता है, ओवरऑल हो सकता है साथ में, इसमें से कुछ भी एनी वन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इनमें से कुछ ओवरऑल, रिपेयर, मॉडिफिकेशन, इंस्पेक्शन, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, इन सब को क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस बोला जाता है। बट एक्सेप्ट द प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन मीन्स मेंटेनेंस में प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा जितना भी काम एयरक्राफ्ट पे या कंपोनेंट में होता है, चाहे वो रिपेयर होने दीजिए, ओवरऑल होने दीजिए, इंस्पेक्शन होने दीजिए, मॉडिफिकेशन या फिर डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, इन सब को क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस, एक्सेप्ट द प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन और पार्ट ऑफ अ लीगल पर्सन, उसे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा CR का अप्रूवल भी होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन मतलब क्या है, अभी इसके नाम में है प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन, मतलब जो भी हमारी अभी फ्लाइट है जाने वाली उससे पहले जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है टू इंश्योर दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज फिट टू फॉर दैट पर्टिकुलर इंटेंडेड फ्लाइट, तो उसे बोला जाता है प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। उसके बाद में कंपोनेंट में मतलब क्या है, कोई भी पार्ट एयरक्राफ्ट का, कोई भी अप्लायंसेस मीन्स इंजन, प्रोपेलर, स्टार्टर, जनरेटर, इन सबको क्या कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, जो कि हमने एप्लीकेबिलिटी में देखा था कि CR-145 इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट? सो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट मीन्स इन केस ऑफ द एरोप्लेन्स, इन केस ऑफ द हेलीकॉप्टर्स अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। सो इन केस ऑफ द एरोप्लेन हैविंग द मैक्सिमम टेक ऑफ मास मोर देन 5700 kg,
or the aeroplane which is certificated for more than 19 seated passengers, or aeroplanes which is certificated for operation with at least two pilots, or aeroplanes which is equipped with the turbojet engines or more than one turboprop engine, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ द एरोप्लेन्स। मीन्स एरोप्लेन जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 से ज़्यादा है, केजी से ज़्यादा है, जिसो टाइप सर्टिफाइड है फॉर मोर देन 19 सीटेड पैसेंजर्स, मतलब उसकी पैसेंजर कैपेसिटी मोर देन 19 है, उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 पायलट्स की रिक्वायरमेंट है, और उसमें टर्बोजेट या टर्बोजेट्स इंजन लगे हुए हैं या फिर मोर देन वन टर्बोजेट इंजन इक्विप है, लगा हुआ है, तो उस एरोप्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। In case of the helicopters, the helicopter having maximum takeoff mass more than or above 3175 kg, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ द हेलीकॉप्टर्स विच इज सर्टिफिकेटेड फॉर मोर देन 9 सीटेड पैसेंजर्स। मीन्स इसकी सीटिंग कैपेसिटी, पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 9 होनी चाहिए, और इसे भी सर्टिफाइड है टू ऑपरेट विथ एटलीस्ट 2 पायलट्स। ओके, तो कम से कम 2 पायलट ऑपरेशन के लिए चाहिए, मतलब ऑपरेट करने के लिए चाहिए। इसकी पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 9 है, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास 3175 केजी से ज़्यादा है, तो उस हेलीकॉप्टर को भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं। एरोप्लेन की केस में मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 केजी था, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की केस में 3175 केजी है। पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी एरोप्लेन की केस में मोर देन 19 थी, हेलीकॉप्टर की केस में मोर देन 9 है, और उसमें इंजन का क्राइटेरिया दिया था एरोप्लेन में, इसमें हेलीकॉप्टर में इंजन का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की कम से कम रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 2 पायलट चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एंड लास्ट वन, अ टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर। तो ये है हमारा जनरल एंड एप्लीकेबिलिटी, इफेक्टिविटी एंड सम डेफिनेशंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो स्कोप पे बनाएंगे। स्कोप है, टर्म्स ऑफ अप्रूवल है, स्कोप ऑफ अप्रूवल है, इस पे ये करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।